हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जिनके पास हमारी पहले बुक जा चुकी है ना, हो सकता है वहां पे ऑडिटिंग की जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा हो, उस अकाउंटिंग वर्ड को काट के ऑडिटिंग कर लेना। चैप्टर का नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब क्या है ये चैप्टर, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। छोटा सा चैप्टर है, एक ही क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये चैप्टर ना सीएमए इंटर न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले नहीं था। सीएमए इंटर ऑडिट के कोर्स के अंदर न्यू सिलेबस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहले नहीं था ये वाला टॉपिक। ऑल्दो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम सारे तो नहीं, थोड़े बहुत जगह जगह जिक्र होता था, हम उसके बारे में पढ़ाते थे बच्चे को। अब इन्होंने प्रॉपर एक चैप्टर बनाया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी इन्होंने ये नहीं है कि आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा दिए सारे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाम से, हेडिंग से क्लियर है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर आपको यह बताया जाएगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन बनाता है, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हमारे को सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, हो सकता है पेपर में 3 4 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाए। 4 5 नंबर का तो आ ही सकता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बड़ा ध्यान से सुनना। देखो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को समझने से पहले पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं, समझते हैं स्टैंडर्ड। ये जो हम वर्ड बोलते हैं स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं। मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड्स, एक कह सकते हैं हम, एक स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स। तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे व्हाट इज स्टैंडर्ड, तो हम बोलते हैं सेट ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स, ऐसे कह लो। कुछ रूल्स को जोड़ दो तो स्टैंडर्ड बनते हैं, कुछ गाइडलाइंस को जोड़ दो तो स्टैंडर्ड बनते हैं। एग्जांपल लेके बात करता हूं। कई बार ना इसको बिल्कुल देसी भाषा से जोड़ो, अपनी देसी भाषा से जोड़ो। कई बार हम लोग बोलते हैं कि यार ऐसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना इधर इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ का क्लास बहुत अच्छा है। लेकिन कभी हम किसी ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, हम बोलते हैं यार मजा नहीं आया, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो स्टैंडर्ड हम वर्ड कहाँ किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखो, अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हो या आप किसी 3 स्टार होटल में जाते हो, तो हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड की जगह है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर रूल्स बने होते हैं कि सब वेटर इस तरीके से लेकर आएगा, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेगा चीजों को, खाने की ये क्वालिटी होगी, खाना खाने के बाद आपको वो हैंड्स वॉश करने के लिए आपके पास चीजें लेकर आएगा, कटोरी लेकर आएगा, उसमें गर्म पानी होगा, एक छोटा सा नींबू होगा कटा हुआ, है ना। और आपको जब उस टाइम आप खाना खा रहे होगे तो आपको एक कपड़ा दे देगा यहाँ पे बांधने के लिए, ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। तो एक हम बोलते हैं ना स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे उनका एक सिस्टम है, एक डाइनिंग एटिकेट्स हैं कि आपको इस तरीके से खिलाया जाएगा, है ना। एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन कर रखा है उन्होंने, उसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ताकि हर चीज एक अच्छी लगे, एक यूनिफॉर्म माहौल लगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, हम किसी ढाबे वाबे पे जाते हैं, बैठने की कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, पंखे चल नहीं रहे, है ना, और खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, भीड़ भड़क्का ज्यादा है, तो आप लोगों को लगेगा यार हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है ढाबे का, आगे से नहीं जाएंगे यहाँ पे, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स, जिसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो चीजों में क्या लाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए। स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, रूल्स होती है, जिनको हम फॉलो करेंगे तो हर चीज यूनिफॉर्मिटी आएगी। क्या आएगी, यूनिफॉर्मिटी। अब जैसे तुम आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, अकाउंट्स के अंदर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ना दो तरीके के होते हैं, आपको पता होगा। एक होते हैं एएस, एक होते हैं इंड एएस। देखो, एएस का मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इन दोनों में फर्क पता है क्या है। पहले इंडिया में खाली ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, ये इंड एएस का कंसेप्ट बाद में लाया गया। अब इसका लॉजिक क्या तो समझना। ये जो आप अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करते हो कि इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को इस तरीके से दिखाया जाएगा, है ना, है ना, और इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाएगा, ये चीजें करी जाएंगी, वो चीजें करी जाएंगी। उन सबको ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड सेट ऑफ गाइडलाइंस बनी हुई है, उससे रिलेटेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। और अगर हम ये ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्ट ना रखें, तो हर फैक्ट्री, हर कंपनी अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगी। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हो तो हर एंटिटी क्या करेगी। अच्छा, हम बैलेंस शीट में कोई चीज लेफ्ट में दिखाते हैं, कोई दूसरी एंटिटी हो सकता है कोई चीज राइट में दिखा दे। हम बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इस तरीके से बनाते हैं, कोई दूसरी एंटिटी हो सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इस तरीके से बनाए। हम बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं, हो सकता है कोई दूसरी एंटिटी इस तरीके से ट्रीटमेंट करे,
है ना। अच्छा, हम डिविडेंड पढ़ते हैं, तो डिविडेंड जब जब हम डिविडेंड देते हैं कंपनी के अंदर, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डिविडेंड भी दो तरीके के होते हैं, फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो साल खत्म होने के बाद दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में ही दे दिया जाता है डिविडेंड। अगर कंपनी अभी चल रही है और कंपनी को लग रहा है प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, वो बीच में डिविडेंड देती है, वो इंटरिम डिविडेंड होता है। तो हमने डिविडेंड के केस में पढ़ा था, वहां पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट से भी दिया जा सकता है और रिजर्व से भी दिया जा सकता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड खाली लॉसेस के केस के अंदर अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है तो खाली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देगी, अगर पहले के पड़े हैं रिजर्व्स में से नहीं देगी। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड ना बना होता तो हर एंटिटी अपने हिसाब से देखती। तो स्टैंडर्ड्स लाए जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, और वो क्यों लाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी के लिए, ताकि हर फैक्ट्री हर कंपनी सेम तरीके से चीजों को फॉलो करे, हर कंपनी हर फैक्ट्री हर एंटिटी सेम तरीके से चीजों को फॉलो करे। इसीलिए पहले ना इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, वो इंडिया के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन आजकल आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर ऑपरेट कर रही हैं, इंडिया की कंपनियां बाहर में जाकर ऑपरेट कर रही हैं, तो इसलिए अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ पैरेलल किया जा रहा है। तो अब जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं इंड एएस, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इंड एएस। तो ये जो एएस और इंड एएस में फर्क समझ आता है, एएस वो जो शुरू से चलते आ रहे हैं वो इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से बनाए गए थे, हालांकि नाम इसके आगे इंडियन नहीं लिखा, लेकिन इंडिया के हिसाब से बनाए गए थे। अब जो नए इंडियस बन रहे हैं ग्लोबल के हिसाब से बनाए जा रहे हैं पैरेलल करके, इसको वर्ल्ड वाइड पैरेलल किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड में अकाउंटिंग फॉलो होती है उसी तरीके से इंडिया में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं, ताकि इंडिया के लोगों को बाहर की कंपनियों की अकाउंटिंग संभालने में दिक्कत ना आए, और बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही है तो उनको हमारी अकाउंटिंग संभालने में दिक्कत ना आए। तो उसके लिए एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिनको हम बोलते हैं इंड एएस। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की और वर्ल्ड की कंपनियां पैरेलल होती जा रही हैं, यूनिफॉर्म, उनकी अकाउंटिंग और हमारी अकाउंटिंग यूनिफॉर्म होती जा रही है। तो इससे हमारे इंडिया के लोगों के लिए भी रोजगार बढ़ रहा है, इंडिया के लोग बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं इजीली, बाहर के लोग इंडिया में आकर नौकरी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनको उस तरीकों की अकाउंटिंग का आइडिया होगा। तो ये तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक कर रहा था। अब हम आते हैं, जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसी तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी तरीके से क्या होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये किसको फॉलो करने होते हैं, ये एक सीए को, आप सीए वर्ड अभी काट दो फिर कंफ्यूज हो गए, अभी आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। एक ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर भी आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, सीए भी ऑडिटर होता है, सीएस भी होता है, सीएमए भी होता है, हर कोई अपना अपना ऑडिट करता है। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं, ऑडिट करते वक्त फॉलो करने होते हैं व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। मतलब देखो एक बात बताओ, जब मान लो मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मान लो मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो अगर कोई स्टैंडर्ड्स होंगे ना तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, अच्छा मेरे को वहां पे जाके ये चीज पहले चेक करनी है, ये चीज चेक नहीं करनी है, ये ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। लेकिन अगर मेरा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग मेरे ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं लग रहे हैं, तो मैं ऑडिटर हूं, मान लो मैं ऑडिटर 1 हूं, कोई ऑडिटर 2 है, कोई ऑडिटर 3 है, हर ऑडिटर अपने तरीके से ऑडिट करेगा, जो उसके मन में आएगा वो वैसे करेगा। कोई चीज जो उसको चेक करनी है तो करेगा, कोई नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बने होंगे प्रॉपर, तो अगर वो बोले जाएगा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोले जाएगा आपको ये चीज चेक करनी है तो फिर करनी पड़ेगी। अगर वहां पे बोला होगा इस तरीके से करने तो फिर वो तरीका भी वही फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड से, और फिर मैं अकेला ऐसा नहीं होऊंगा, जो बाकी की दुनिया जहां के ऑडिटर हैं जो हमारे इंडिया के अंदर, वो सब भी उसी तरीके से ऑडिट करेंगे। तो कल को अगर उनसे पूछा चला गया कि भाई हाँ भाई तुमने अपने अपना ऐसे ऑडिट क्यों करा, तो उनके पास बोलने का जवाब होगा कि भाई हमने अपनी मर्जी से नहीं करा, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे थे हमने वैसे ऑडिट करा है। लेकिन अगर ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नाम की कोई चीज ना हो तो हर ऑडिटर अपने हिसाब से करेगा, तो वो उस ऑडिटर से पूछेगा हाँ भी तूने ये क्यों करा, ये चेक क्यों करा, ये क्यों नहीं करा, तो कहेगा मेरी मर्जी, मेरे को लग रहा था ये चीज पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा वाला बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो इस चीज पे ध्यान देना था, इस पे नहीं देना था, इसलिए मैंने ये चेक करा वो चेक नहीं करा। तो हर बंदा अपने हिसाब से चीजें चेक करेगा, और जो उसको लगता है छोड़ देनी चाहिए वो छोड़ देगा। लेकिन अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर फॉलो किए जाएंगे तो जो वो स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं वो हर तरीके से वो चीजें चेक करी जाएंगी, और जिस तरीके से चेक करने को बोल रहे हैं उसी तरीके से चेक की जाएगी, अपनी मर्जी नहीं चलाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी। अगेन यहां पे भी क्या आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो अब ना आई होप आपको स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं ये तो लॉजिक समझ आ गया, कौन बनाता है किस लिए बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ना इस चैप्टर में ना 2 वर्ड यूज होंगे बार बार, एक वर्ड देख, बार बार ना एक वर्ड यूज होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, बार बार वर्ड यूज होगा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इन 2 शब्दों का फर्क समझ लेते हैं। इन 2 शब्दों, ऑडिटिंग तो मैंने बहुत बार समझाया आपको, लेकिन इस ऑडिटिंग और एश्योरेंस शब्द को बड़े प्यार से 2 मिनट लगाकर, 2 मिनट नहीं हो सकता 7 8 10 मिनट लग जाए, 5 7 मिनट लग जाए, इसको समझ लेते हैं इस टॉपिक को। जब इसका बेस समझ आ जाएगा ना फिर आगे बढ़ेंगे, तो कि समझ आए कि एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। बार बार वर्ड यूज होगा एश्योरेंस एश्योरेंस। ऑडिटिंग वर्ड तो आपने मेरे से पहले भी कई बार सुना है,
लेकिन एश्योरेंस का मतलब क्या था वो समझते हैं, फिर ऑडिटिंग और एश्योरेंस को कंबाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब उसको समझते हैं क्या है। देखो अब एश्योरेंस शब्द को समझते हैं बड़े ध्यान से, सिंपल सिंपल वे में समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। एश्योरेंस क्या होता है उसको समझा रहा हूं। एश्योरेंस क्या है, जब आप किसी वर्ड को सुनते हैं ना, मान लो जब आप किसी प्रोफेशनल को एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हायर करते हो, जब आप किसी प्रोफेशनल को एंगेज करते हो, ऐसे समझो, एंगेजमेंट सर्विसेज नहीं, जब आप किसी प्रोफेशनल को एंगेज करते हो टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, on a particular subject matter, then that is called assurance. जब आप किसी, मैंने क्या बोला, किसी प्रोफेशनल बोल लो या एक्सपर्ट बोल लो, किसी प्रोफेशनल बोल लो या एक्सपर्ट बोल लो, आप उसको एंगेज कर रहे हो। एंगेज का मतलब आप उसे अपॉइंट कर रहे हो। किस लिए अपॉइंट कर रहे हो? कि वो अपनी ओपिनियन दे। किस चीज के ऊपर ओपिनियन दे? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, तो उसको हम एश्योरेंस बोलते हैं। अब इसको बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, फिर उसके बाद इसको हम अकाउंट्स की भाषा से लिंक करेंगे, यहां से लिंक करेंगे। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है जी, ये एक प्रॉपर्टी डीलर है। पहले मैं नॉर्मल रियल लाइफ आसपास के एग्जांपल समझा रहा हूं आप लोगों को। मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी, ये एक कस्टमर है, ये एक हाउस बाय करना चाहता है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर सी, ये एक सेलर है, ये हाउस सेल करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? हाउस सेल करना चाहता है। हाउस वो ये रहा, ये हाउस है, और इस हाउस का ऑनर कौन है? ऑनर है मिस्टर सी। यहां तक कहानी समझ आ रही है? तो एक घर है, वो उसका मालिक कौन है? मिस्टर सी। मिस्टर बी उस मकान को बाय करना चाहता है। अब ये बेचारा परेशान है कि मैं इस मकान को बाय करूं या ना करूं। ये इस सोच में पड़ा हुआ है कि इस मकान को बाय करूं या ना करूं। ये गया इस प्रॉपर्टी डीलर के पास और इसको जाकर बोलता है कि भाई मिस्टर सी के पास एक मकान पड़ा है, मेरे को वो मकान खरीदना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं खरीदूं ना खरीदूं। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप इस एरिया के डीलर हो, आप बताओ कि इस मकान में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या ये मकान फायदे की डील रहेगी या नहीं रहेगी। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है, आप इसका मतलब उसे हायर कर रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है कि वो जो आपको अपनी एक ओपिनियन देगा। अच्छा, वो ओपिनियन ऐसा तो नहीं मुंह उठाकर बोल देगा हाँ हाँ ले लो या यहाँ मत लो, ऐसा। देखो, या तो वो पॉजिटिव बोलेगा नेगेटिव बोलेगा, लेकिन दोनों के पीछे कोई रीजन होगा। अगर वो बोलेगा हाँ हाँ खरीद लो बढ़िया डील है, तो उसके पीछे भी कोई रीजनिंग देगा वो। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मत खरीदो बेकार डील है, उसके पीछे भी कोई रीजनिंग देगा वो। तो वो जो आपको अपनी ओपिनियन दे रहा है कि भाई इस मकान में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, दैट whether you should invest or not, you should purchase this house or not, ये जो आपको अपनी वो ओपिनियन दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एश्योरेंस सर्विसेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? एश्योरेंस सर्विसेज। ये जो वो आपको अपनी ओपिनियन दे रहा है कि भाई आपको इस मकान में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो जो आपको अपनी ओपिनियन वो दे रहा है, वो जो ओपिनियन दे रहा है उसी को हम बोलते हैं एश्योरेंस सर्विस। तो यहां पे आपने इस प्रॉपर्टी डीलर को हम यहां पे बोल सकते हैं प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट है ना इस मैटर में, तो आप इसीलिए तो उसके पास गए हो। जब आप मकान खरीदते हो तो प्रॉपर्टी डीलर के पास क्यों जाते हो? ताकि वो आपको एडवाइस दे अच्छी कि आपको लेना नहीं लेना, और वो लेना नहीं लेना उसके लिए वो आपको गाइडेंस देगा, और किसी ग्राउंड्स के बेस पे देगा कि आपको लेना है नहीं लेना। तो वो इसलिए वो इस मैटर में प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो गया। और ये जो हाउस है वो यहां पे हो गया सब्जेक्ट मैटर।
जिसको आप खरीदने जा रहे हो। अच्छा, अब वो जो एडवाइस देगा आपको कि खरीदना नहीं खरीदना, वो किस ग्राउंड पे देगा? वो चेक करेगा क्या इस हाउस के जो पेपर हैं वो प्रॉपरली ओके हैं या नहीं। अच्छा, एक मकान कर लेते वक्त जब आप मकान खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो चेक करेगा कि क्या प्रॉपर रजिस्ट्री इसकी हुई हुई है नहीं हुई हुई है, इसके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। पहली ये चीज चेक की जाती है। दूसरी चीज चेक की जाती है कि जिसने पहले खरीदा हुआ था क्या उसने उस मकान के ऊपर प्रॉपर हाउस टैक्स पे किया हुआ था, नहीं कि पता चले हम खरीदें और सारा टैक्स की ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाए खरीदते ही। तो क्या उसने प्रॉपर हाउस टैक्स पे किया हुआ था या नहीं किया हुआ था? पे किया हुआ था या नहीं, वो ये चेक करेगा। तीसरी चीज वो इसमें क्या चेक करेगा, क्या प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे हुई थी या नहीं हुई थी। पहले मकान खरीदते वक्त प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे की गई थी या नहीं की गई थी। क्या वो जो कंस्ट्रक्शन है जिस एरिया में बनी है क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन और नॉट, वो लीगल है या इलीगल है, ये चेक करेगा वो, है ना। ऐसे बहुत सारे। अच्छा, प्रॉपर चेन है या नहीं है। क्या होता है जब आप मकान खरीदते हो ना उसकी प्रॉपर चेन देखी जाए। चेन समझते हो कि मान लो मैंने एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा, जेड ने आगे ए को बेचा, तो ये प्रॉपर जिस जिसके पास से बिकी है ना, तो जब आप लास्ट कस्टमर को बेचोगे तो प्रॉपर चेन दी जाती है कि भाई शुरुआत यहां से हुई थी, सबसे पहले इसकी थी, उसने इसको दी, उसने इसको दी। इसका इसका बहुत फायदा होता है ताकि पता लगे इसका बैकग्राउंड क्या, कहां से आई है, और इसकी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं चेन। क्या प्रॉपर चेन दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एटसेट्रा, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। ये सारी चीजें वो क्या करेगा, चेक करेगा। इसी के बेस पे वो क्या देगा, अपनी ओपिनियन देगा कि आपको खरीदना चाहिए। जो ये सारी चीजें वो चेक कर रहा है कि ये सारी चीजें ओके हैं या नहीं है, दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, किसी चीज को चेक करना या वेरीफाई करना। तो मैं कह सकता हूं कि ऑडिटिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस एक वाइडर टर्म है। अब तुम कनेक्ट करते चलो चीजों को। ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ एश्योरेंस। तो इसका मतलब तुम समझो तो सिस्टम कैसे चला। एश्योरेंस क्या है, एश्योरेंस का मतलब है ओपिनियन देना। ओपिनियन देना, हम किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं कि वो हमारे को अपनी ओपिनियन दे कि भाई ये चीज के अंदर मेरे को पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हमने क्या करा, हम एक मकान खरीदने जा रहे थे, हमने एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर करा, हमने उसकी ओपिनियन मांगी और उसने अपनी ओपिनियन दी हमारे को। तो जो वो अपनी ओपिनियन दे रहा है किसी ग्राउंड्स के बेस पे दे रहा होगा, तो जो अपनी ओपिनियन दे रहा है वो ओपिनियन दे रहे हैं, कॉल्ड एश्योरेंस सर्विस। वो ओपिनियन है। अब आप उसकी ओपिनियन को मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। उसने अपनी ओपिनियन दी है, गारंटी नहीं दी कि लगाना ही है, उसके हिसाब से उसने अपनी ओपिनियन दे दी, दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस सर्विसेज। और वो जो एश्योरेंस, वो जो अपनी ओपिनियन दे रहा है वो कुछ ग्राउंड्स के बेस पे दे रहा होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करके दे रहा होगा। तो जो वो चीजें चेक कर रहा है, अच्छा इसको चेक करने के लिए उसने क्या क्या चेक करा होगा, रजिस्ट्रेशन देखने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब उसने सारे चेक कर लिए होंगे कि उसको आइडिया होगा प्रॉपर्टी डीलर है। तो प्रॉपर हाउस टैक्स पे हुआ नहीं हुआ उसने एमसीडी से कंफर्म करा होगा, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पी नहीं उसने हमारे इंडिया में स्टैंप अथॉरिटी उनसे कंफर्म करा होगा, कंस्ट्रक्शन लीगल है नहीं है उसने एमसीडी के रूल्स के अकॉर्डिंग देख लिया होगा, और प्रॉपर चेन है नहीं है उसको वो डॉक्यूमेंटेशन से पता लग गई होगी। अगर सारी चीजें ओके हैं तो वो आपको बोल देगा भाई इन्वेस्ट कर दो, सही है, बढ़िया डील है। अगर ओके नहीं होंगी तो मना कर देगा। तो जब ये वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, इस डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बेस पे तो ओपिनियन दे रहा है, डॉक्यूमेंट चेक करने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑडिटिंग। और इसके बेस पे जो उसने अपनी ओपिनियन दी है, वो जो उसने आपको सर्विस दी है, उसी को हम बोलते हैं और एश्योरेंस सर्विसेज। अब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करते हैं। आओ अब हम इसको बैलेंस शीट से लिंक करते हैं। तो मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, कंपनी के अंदर फंड्स कौन लगाते हैं, फंड्स कौन लगाते हैं, शेयर होल्डर्स। कंपनी के अंदर फंड्स कौन लगाते हैं, इसको आप ऐसे करो, गलत बना दिया मैंने चार्ट, इधर शेयर होल्डर्स बनाओ। शेयर होल्डर्स, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, फंड्स लगाते हैं। पैसा किसका लगता है, शेयर होल्डर्स का। किसी भी कंपनी में पैसा किसका लगता है, शेयर होल्डर्स का, फंड्स वो लगाते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, मैनेज कौन करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की मैनेजमेंट मैनेज करती है। तो कंपनी को डेली बेसिस पे मैनेज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं, शेयर होल्डर्स। अब क्योंकि कंपनी को डेली बेसिस पे मैनेज कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर तो रोज कंपनी में जाते नहीं। जैसे मान लो मैं हूं,
बहुत रेयर शेयर, जैसे मुकेश अंबानी है तो वो तो एक चलो ऐसी चीज है कि वो शेयर होल्डर भी, डायरेक्टर भी है, तो वो कंपनी में रोज जाते भी हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स लगाकर छोड़ देते हैं, वो जाते तो है ही नहीं। और जैसे मैंने रिलायंस के, आईटीसी के, टाटा के, मैंने अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद रखे, लेकिन मैं जाता थोड़ी हूं वहां पे, तो मैं उस कंपनी का खाली शेयर होल्डर हूं, मैं डायरेक्टर तो हूं नहीं। अब मेरे उस पैसे का ढंग से यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो जिम्मेवारी होती है, ये प्रिपेयर करती है मैनेजमेंट। ये प्रिपेयर कौन करती है? प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं। और ये किसको प्रेजेंट किए जाते हैं? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि देखो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, तो उस पैसे को कहां यूज हो रहा है वो कैसे पता लग जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई कंपनी ने कितना एक्सपेंस करा, कंपनी के कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, हमारे पैसे को कहां कहां लगाया गया, वो सब कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो शेयर होल्डर्स को हर साल कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम, उसके अंदर उनके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेश किया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को कहां पेश की जाती हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं, प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को पेश की जाती हैं। हर साल कंपनी की एजीएम होती है, उसके अंदर शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश की जाती हैं, उनके आगे रखवाई जाती हैं, ताकि उनको पता लग सके कि उनका जो पैसा है वो ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब उनको बहुत सारे शेयर होल्डर इलिटरेट है, अब उनको तो भरोसा ही नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनी या नहीं बनी, मैनेजमेंट ने गड़बड़ी तो नहीं करी। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? हर कंपनी के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी लॉ का सेक्शन 139 पावर देता है, पावर गिवन टू शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर। तो कंपनी लॉ का सेक्शन 139 पावर देता है शेयर होल्डर्स को टू अपॉइंट एन ऑडिटर, कि आप एक ऑडिटर अपॉइंट करो। पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का, तो ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेंगे? शेयर होल्डर्स। इस ऑडिटर का काम क्या होगा? ऑडिटर का काम क्या होगा? टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, किस चीज की ओपिनियन? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are giving true and fair view or not, true and fair view or not। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ना मेनली तीन चीजें फॉलो करनी होती हैं। एक होता है कंपनीज एक्ट, एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड एक होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसका भी यूज होता है थोड़ा बहुत वहां पे। मेन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी एक्ट यूज होता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मेनली तो कौन यूज करता है? ऑडिटर, ऑडिट करते वक्त, लेकिन उसका बनाते वक्त भी थोड़ा बहुत यूज होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ये तीन चीजें ध्यान देनी होती हैं। अगर ये तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से फॉलो की गई हैं, अगर प्रॉपरली फॉलो हुई हैं, तो हम बोलेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर कंपनी ने इनमें से किसी भी चीज की वायलेशन करी है, तो हम बोलेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। अब तुम सुनना बड़े ध्यान से। तो अब हो क्या रहा है? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने इसने किसी मिस्टर ए नाम के ऑडिटर को अपॉइंट करा है। अपॉइंट करा है, अपॉइंट किस लिए करा है? टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, ओपिनियन देने के लिए। किस चीज की ओपिनियन? किस चीज की ओपिनियन? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड
आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट? फेयर व्यू और नॉट, इसके लिए हायर करा। तो अब इसको ऊपर वाले कंसेप्ट से जोड़ो। मैंने क्या बोला था, एश्योरेंस क्या होता है? किसी प्रोफेशनल को हायर करना टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। हमारे एग्जांपल में एक्स लिमिटेड हायर कर रही है मिस्टर ए को, और वो ए कौन है? ऑडिटर। तो यहां पे वो ए क्या करेगा? अपनी ओपिनियन देगा किसके ऊपर? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दे रही दे रही। तो यहां पे ए जो ऑडिटर है ये हो गया एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कह लो या प्रोफेशनल कह लो। जिस मैटर के ऊपर वो अपनी ओपिनियन देगा उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो वो अपनी ओपिनियन किस पे दे रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गई? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर। तो जो वो अपनी ओपिनियन दे रहा है इसी को हम बोलेंगे एश्योरेंस सर्विसेज। और वो ओपिनियन किस बेस पे देगा? सारी चीज चेक करने के बाद। अब कैसे, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी ने जी बोला कि हमने इतने एक्सपेंसेस करे हैं। कंपनी ने बोला जी हमने 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस करे हैं, इस बार हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5 लाख रुपए का था। तो हम क्या बोलेंगे? एक काम कर, कंपनी को क्या बोलेंगे? एक काम करो, 5 लाख रुपए के हमारे को जो आपने बिल की पेमेंट करी इलेक्ट्रिसिटी बिल की, उसकी कॉपी दिखा दो। हम वेरीफाई करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। तो ऑडिट के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जब हम ऑडिट करते हैं तो उसमें हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ऑडिट के अंदर हमारा मेन काम क्या होता है? एविडेंस कलेक्ट करना, कि जो जो कंपनी बोल रही है वो सच है या नहीं है। कंपनी बोलती है कि हमने स्टाफ को इतनी सैलरी पे करी है, तो हम कहेंगे ठीक है जी, आपने उनके अकाउंट में क्रेडिट करी है ना, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दिखा दो। कंपनी ने अपने एसेट्स के अंदर दिखाया हुआ है कि भाई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना पड़ा है, तो हम कहेंगे ठीक है अपने गोडाउन में ले जाओ, हमारे को क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करवा दो कि आप पे इतना स्टॉक पड़ा है नहीं पड़ा। तो ये जो चीजें हम चेक कर रहे हैं, दिस इज ऑडिटिंग। इन सारी चीजों के बेस पे चेक करने के बाद जो ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा, उसी उस ओपिनियन देने के लिए उसको हायर किया गया था, वो जो अपनी ओपिनियन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस सर्विसेज। इसका ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ एश्योरेंस, इसलिए हम बोलते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें आपको एश्योरेंस दे रहा है, बता रहा है कि मेरे हिसाब से मैंने ये चीज चेक कर ली है और ऐसे ऐसे इस कंपनी ने किया हुआ है, और उसके लिए उसको हायर किया गया, तो उसके लिए उसको बदले में उसको फीस मिलेगी, है ना। और वो जो सारी चीजें चेक करेगा वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो एज पर लॉ चेक करेगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक करेगा कि कंपनी ने प्रॉपर लॉ फॉलो करे नहीं करा, बैलेंस शीट बनाते वक्त प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे नहीं करे, प्रॉपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे या नहीं करे। प्लस वो सारी चीजों को उन एविडेंस के बेस पे क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि कंपनी बोलती है इतना खर्चा करा तो हम उसके वाउचर्स मंगवाएंगे। वाउचर मतलब बिल दिखाएंगे, कंपनी कहेगी ना मैंने ये चीज खरीदी है, कंपनी बोलेगी हमने 5 लाख का फर्नीचर खरीदा है, तो हम बोलेंगे काम करो उसकी कॉपी दिखा दो, जो बिल खरीदा ना 5 लाख का, उसके वाउचर की कॉपी दिखा दो, उसकी एक्सपेंस की पेमेंट की कॉपी दिखा दो कि आपने कहां से खरीदा और कितने खरीदा, दिखा दो कहां पे। कंपनी बोलती है क्लोजिंग स्टॉक इतना, हम दिखा दो जी। तो दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो एश्योरेंस क्या होती है, हमारे को ये समझ आ गया। एश्योरेंस क्या है? एक एग्रीमेंट है। एश्योरेंस सर्विसेज क्या है, हमको समझ आ गया। हमने ऊपर क्या लिखा था एश्योरेंस को लेकर? एश्योरेंस क्या है? जहां पे एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट को एंगेज कर रहे हो। किस लिए एंगेज कर रहे हो? अपॉइंट कर रहे हो। एंगेज मींस अपॉइंट कर रहे हो किस लिए? टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस। और हमारे एग्जांपल में हमने दोनों केस में समझ लिया, प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल में भी, इस वाले एग्जांपल में भी। यहां पे अच्छा, जो ऑडिट कर रहा है उसे हम बोलेंगे ऑडिटर, और जिस एंटिटी का ऑडिट किया जा रहा है, जैसे हमारे एग्जांपल में एक्स लिमिटेड का ऑडिट किया जा रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑडिटी। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑडिटी। तो जो ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर, जिसका ऑडिट किया जाता है वो ऑडिटी। ये बात समझ आती है। तो यहां पर हमने इसको अपॉइंट करा, और अपॉइंट हमने एज पर लॉ करा, और शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा क्योंकि पैसा उनका लगा है, और किस चीज के लिए अपॉइंट करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है नहीं दे रही है चेक करने के लिए। तो जो अपॉइंट किया गया उसकी ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए, तो जो ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है, वो ओपिनियन देने से कॉल्ड एश्योरेंस सर्विसेज, जो वो दे रहा है। लेकिन वो देने के लिए जो उसने सारी चीजें चेक करी पीछे बैठ के, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। वही क्या थी? ऑडिटिंग की। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते वक्त ओपिनियन तो बाद में देगा ना, कोई बंदा अपनी ओपिनियन देगा कि भाई जैसे ऊपर वाले केस में प्रॉपर्टी डीलर जो ओपिनियन दे रहा है कि आपको मकान खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो तो उसके एश्योरेंस सर्विस है। लेकिन ओपिनियन देने के लिए जो उसने बहुत सारी चीजें उस क्या कहते हैं सेलर की चेक करी होंगी, उसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट, उसके हाउस टैक्स की डिटेल्स, उसकी स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स, वो सारी चीजें चेक करना इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग एक पार्ट है किसका? एश्योरेंस का। तो यहां पर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चेक करी होंगी प्रॉपर, उसको प्रॉपर एविडेंसेस से वेरीफाई करा होगा, वाउचर से वेरीफाई करा होगा, वो सारा प्रोसेस ऑडिटिंग का था। उसके बेस पे जो उसने अपनी ओपिनियन दी, दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस सर्विसेज, जो उसके लिए उसको हायर किया गया, तो उसको बदले में उसको क्या मिलेगी? फीस। तो आई होप आपको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस शब्द क्या होता है वो समझ आ गया। इसका जगह 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 यूज होगा, और हम पढ़ने के वाले थे वो भी समझ आ गया। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि हर प्रोफेशनल सेम तरीके से काम करे, है ना। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन होता है, हर बंदे का चेक करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन मेनली वो जो भी चेक कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं करता, वो जो भी करता है वो जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग करता है, जिस तरीके से कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग करता है।
तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, बुक से स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें और कर लेता हूं कि ये स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है। तो आपको पता है कि 3 इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, सीए, सीएस, सीएमए, और तीनों की इंस्टीट्यूट्स की गवर्निंग बॉडी है। सीए इंस्टीट्यूट के लिए आईसीआई, सीएस इंस्टीट्यूट के लिए आईसीएसआई, सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए आईसीएमआई। तो हर बॉडी स्टैंडर्ड्स बनाती है अपने अपने। मैं बताता हूं कैसे। हमारे इंडिया में यहां पे हम बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं हेडिंग स्टैंडर्ड्स, और यहां पे एक होते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वाले स्टैंडर्ड्स बनाता है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीआई का 2 बोर्ड हैं, इसके 2 बोर्ड हैं। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसी के अंदर बने हुए हैं बोर्ड। बोर्ड मतलब आप डिपार्टमेंट समझो, जो ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और एक है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस क्या होता है आपको पता है, ये भी आईसीआई के अंदर है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। मतलब अकाउंट्स कैसे बनाने चाहिए वो कौन बनाता है, वो कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंट्स कैसे बनाने चाहिए, किस तरीके से बनाने चाहिए, और उनको ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो उसे किस तरीके से ऑडिट करना चाहिए, वो कौन बताते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। फिर आते हैं, ये कौन बना रहा है, आईसीआई। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये आते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, इनको हम एसएस बोलते हैं शॉर्ट में। इनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम शॉर्ट में एएस बोलते हैं, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। एसएस ये कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसके अंदर इनका एक बोर्ड बना हुआ है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बनाता है इन स्टैंडर्ड्स को। एक कंपनी, अच्छा आपको पता है सेक्रेटरी ऑडिटर का काम क्या होता है, कि ये चेक करना कि एक कंपनी पे जितने लॉ लग रहे हैं वो ढंग से फॉलो हुए या नहीं हुए हैं। तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का काम यही होता है। देखो स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी देते हैं। तो कंपनी एक्ट के अंदर ना, जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करता हूं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे कंपनी लॉ में ना सेक्शन 96 है। अब वो डील करता है एजीएम में, कि हर एक कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करानी होती है। अब वो एजीएम वाली बात तो सेक्शन 96 में लिखी हुई है, उसके लिए 21 दिन पहले नोटिस भेजना होता है, वो सब बातें भी वहां पे लॉ में लिखी हुई है। लेकिन वो एजीएम किस तरीके से कंडक्ट करवानी है, किस तरीके से वहां पे सुबह स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज होगी, वो सारी चीजें लिखी हुई है स्टैंडर्ड्स के अंदर, ताकि चीजें यूनिफॉर्म हो जाए, ताकि चीजें और क्या हो जाए, यूनिफॉर्म। और जब एक कॉस्ट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, जैसे इंडिया में सेक्रेटरी ऑडिट होता है, जब एक सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इंडिया में जैसे सेक्रेटरी ऑडिट होता है, जब एक सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। तो इसके लिए ना, जैसे वहां पे तो क्या है, जैसे अकाउंट्स में तो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढंग से फॉलो हो या नहीं हो उसको चेक करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है। यहां पे क्या है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ही दिए हुए हैं, तो सेक्रेटरी ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ही चेक करेगा, उसको ऑडिट करने के लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। वो इसी को देखेगा कि फॉलो है नहीं हो, इसी को इसी के बेस पे चेक करेगा कि वो ढंग से उन्होंने कंपनी ने किए या नहीं करे, फॉलो किए नहीं किए। और तीसरे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनको हम शॉर्ट में कैश बोलते हैं, कैश। ये कौन बनाता है, हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट बनाता है, आईसीएमए। तो अब आपको समझ, अच्छा इसका काम क्या है, जो हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं, कॉस्ट शीट्स बनती हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं, कॉस्ट शीट वगैरह बनती हैं, किस तरीके से बनानी है, क्या क्या चीजें उसमें दिखानी है, क्या क्या नहीं दिखानी, उन सब से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स कहां दिए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए हुए हैं। और ये कौन बनाता है, सीएमए इंस्टीट्यूट का एक अलग से इनका भी एक बोर्ड बना हुआ है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो हर इंस्टीट्यूट अपने अपने स्टैंडर्ड्स इशू करता है, उसके अकॉर्डिंग बनाता है। लेकिन इस चैप्टर में जो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मेजर फोकस ये सीए वाले पे है। हमारा मेजर फोकस इन वाले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे है, इनके बारे में जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। मेजर जो हमारा फोकस है वो इन वालों पे जो सीए इंस्टीट्यूट इशू करता है। क्योंकि वैसे भी आपने देखा कि देखो एक्चुअल में सब तक क्या होता है, जब तुमने पूरा ऑडिट जो पढ़ा अब तक, पूरे ऑडिट में आपने ज्यादातर देखा कि ज्यादातर जो फोकस है वो सीए के ऊपर ज्यादा है। क्योंकि अच्छा ये वाला ऑडिट कौन करता है आपको पता है,
तीन तरीके के ऑडिट थे, मैंने आपको बताए थे मेनली। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी बोलते हैं। हालांकि मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो भी ऑडिट लॉ के द्वारा मैंडेटरी किया गया वो स्टैट्यूटरी ही होता है। आज की डेट में कॉस्ट ऑडिट भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है और सेक्रेटरी ऑडिट भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है। लेकिन वो अलग बात है कि पुराने जमाने से जो फेमस चलता आ रहा है वो पहले सिर्फ सीए वाला ऑडिट होता था, इसलिए हम उसी को स्टैट्यूटरी बोलते थे। लेकिन देखा जाए तो हर वो ऑडिट जो लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है वो स्टैट्यूटरी है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी बोलते हैं। तो ये वाला ऑडिट आपको कौन करता है पता है? ये वाला ऑडिट आपको पता है कौन करता है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग सीए। फिर आता है सेक्रेटरियल ऑडिट, ये कौन करता है? प्रैक्टिसिंग सीएस। फिर आता है कॉस्ट ऑडिट, ये कौन करता है? प्रैक्टिसिंग सीएम में। तीनों ऑडिट का काम क्या है मैंने बता रखा है। स्टैट्यूटरी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है नहीं दे रही। सेक्रेटरी ऑडिट का मतलब होता है कंप्लाइंस ऑडिट, की एक कंपनी के ऊपर जितने लॉ लग रहे हैं वो ढंग से फॉलो हुए नहीं हुए वो चेक करना। और कॉस्ट ऑडिट के अंदर कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट शीट प्रॉपर ढंग तरीके से बनी है नहीं बनी, कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड ढंग से मेंटेन करे नहीं करे, उस ऑडिट को करना इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। और तीनों के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं। कॉस्ट ऑडिट सीएम में करता है, सेक्रेटरी ऑडिट सीएस करता है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट वाला ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट सीए करता है। और जब ये अपना अपना ऑडिट करेंगे तो ये अपने अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा अपना ऑडिट करते वक्त, और ये चेक करेगा कि कंपनी ने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ढंग से मेंटेन करे नहीं करे उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। सेक्रेटरी ऑडिट ये चेक करेगा, सेक्रेटरी ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी ने प्रॉपर कंपनी लॉ और सेबी लॉ वगैरह जितने भी लॉ लग रहे हैं फॉलो करे नहीं करे, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको ऑडिट करेगा, उनको फॉलो करते हुए। और फिर तीसरा आता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर बोलते हैं, सीए होता है। और ये क्या चेक करेगा कि कंपनी ने प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉर्मल ऑडिटिंग वाले स्टैंडर्ड जो आईसीए इशू करता है वो सारे फॉलो किए नहीं करें। हालांकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वक्त यूज होते हैं, लेकिन बाकी तो ऑडिटर अपने एंड से चेक करता है, फॉलो करता है कि ऑडिट करते वक्त उसको क्या क्या चेक करना है क्या क्या नहीं करना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स बनाते वक्त यूज होते हैं, तो अकाउंट्स उस तरीके से बने थे या नहीं बने थे वो सब भी चीजें चेक कौन करेगा? ये वाला ऑडिटर चेक करेगा, सीए वाला। तो हर ऑडिटर अपने अपने स्टैंडर्ड चेक करेगा और हर इंस्टीट्यूट अपने अपने स्टैंडर्ड इशू करता है ताकि चीजों में क्या आ सके? यूनिफॉर्मिटी आ सके। तो अब हमारे को समझ आया, और इन सब के अपने अपने क्या बने हुए? बोर्ड बने हुए जो इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। अब मैं बुक से पढ़वाऊंगा ना, तुम्हारे को चीजें समझ आएंगी बेटर, है ना। तो ये बेस बनवाना जरूरी था। अब तक मैंने बुक से एक भी अक्षर स्टार्ट नहीं करा है, अब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बेस इतना जरूरी था ना तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए माइंड में कि किस चीज का ऑडिट होना है क्या नहीं होना, और स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। अब हमने वो सब देख लिया, अब बुक से पढ़ेंगे इसको। और इनका काम क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी लाना। एश्योरेंस क्या होता है वो सब हमने समझ लिया। अब बुक से देखते हैं, मजा आ जाएगा, यू विल लव इट। अब देखो, है ना छोटा सा चैप्टर, कोई ज्यादा था, अब ज्यादा टाइम लगेगा। अब तुम्हारे बेस बनवा दिया, अब तो खत्म होगा जल्दी जल्दी बस।